एन एक सबसे कमजोर लड़का जिसका सपना था एडवेंचर बनने का, लेकिन उसी की गिल्ड ने उसे मरने को छोड़ दिया डंजन में और उसे वहां मिली गॉड पावर जिससे वो डीवन किंग को मारेगा। कहानी शुरू होती है एन से। एन एक ऐसा लड़का जिसे अपराइजिंग नाम की जॉब क्लास मिली थी जो दुनिया में सबसे बेकार मानी जाती थी। कोई भी उसे एक यूजलेस इंसान से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, लेकिन एक सपने देखने वाले लड़के की तरह वो भी एक एडवेंचर बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहता था। अब वो एक खाई के सामने खड़ा है अपनी जान देने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपना जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका सपना था कि वो भी एक दिन अमीर बने और दुनिया भर में मशहूर हो जाए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वो एक एडवेंचर पार्टी का सिर्फ एक गुलाम बनकर रह गया था। उनका सामान उठाना, लूट समेटना और बस थोड़ा सा पैसा कमाना, बस इतना ही उसकी जिंदगी में रह गया था। इसके बाद हम थोड़े पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पर पार्टी का तलवारबाज जुड और उसकी विजर्ड गर्लफ्रेंड जूलियन उसे एक बेकार इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। इन चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसके लिए वो सिर्फ एक फ्री का नौकर था। एक दिन जब जुड और जूलियन एक जाइंट रैट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तब इन उनके पीछे खड़ा होकर बस देख रहा था। जब मॉन्स्टर मर गया था तब उसका काम था लाश में से वैल्यूएबल चीजें निकालना, लेकिन इनके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के दांत को भी नहीं खींच पा रहा था। जब उसने मदद मांगी तो जुड उस पर गुस्सा हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर उसके ऊपर फेंका और उसे कहा कि अगर तू इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकता तो इस पार्टी में तेरे होने का कोई हक नहीं है। इन अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो जानता था कि अगर उसे इस पार्टी से निकाल दिया तो कोई भी दूसरी पार्टी उसे कभी नहीं रखेगी। उसने अपना गुस्सा दबा लिया और जबरदस्ती मॉन्स्टर के दांत को खींच लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों जुन और जूलियन के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की लाश मिली। ये एक हेलहोर्न था। ये मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है और उसके पार्ट मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे बिकते हैं। जुड और जूलियन बहुत ही एक्साइटेड हो गए और इनको तुरंत काम पर लगा दिया, लेकिन इनको ये सिचुएशन थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने जुड से कहा कि हेलहोर्न इस फ्लोर पर कैसे हो सकते हैं, ये यहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन जुड बस हंस दिया, तू सोचना बंद कर और अपना काम कर, ये तेरी सोच के बाहर की बातें हैं। जूलियन भी हंसी और उसने बोला, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू भाग जा, पर याद रखना बिना किसी पेमेंट के तुझे हमारी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इनने अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाई और चुपचाप हेलहोर्न्स की लाशों से वैल्यूएबल चीजें निकालने लगा। जब वो काम कर रहा था तभी जुड और जूलियन को थोड़ी दूर पर एक और लाश दिखाई दी। जुड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। एन चल उस लाश को अपराइज करो, उसमें से वैल्यूएबल चीज निकाल। लेकिन एन के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही होती है। गिल्ड के दिए गए मैप के मुताबिक ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। उसने जुड से कहा, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से वापसी चलना चाहिए। लेकिन जुड चिल्लाया, और तू यहाँ से भाग गया तो तेरा पैसा भी गायब हो जाएगा और साथ ही तेरी जॉब भी चली जाएगी। इनके पास अब कोई चॉइस नहीं होती है। उसने अपनी सारी फीलिंग्स अंदर ही दबा ली और चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। जब वो डंजन के अंदर और ज्यादा पहुंचते हैं तो उन्हें हेलहोर्न्स की बहुत सारी लाशें मिलती हैं। जून और जूलियन को ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता है और वो उसे खजाना समझते हैं, लेकिन इनको ही समझ में आ रहा था कि ये एक ट्रैप है। उसने घबरा कर कहा, ये लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं? अगर किसी एडवेंचर ने हेलहोर्न्स को मारा होता तो वो वैल्यूएबल पार्ट भी ले जाता। ये सब अनटच है। लेकिन जून और जूलियन सिर्फ लूट के बारे में ही सोच रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किसका शिकार होने वाले हैं। लेकिन अफसोस, छोटी सोच रखने वाले जुड लॉजिक समझने की अकल नहीं रखता। उसने इनको गुस्से में डांट दिया, बकवास बंद कर और काम कर। लेकिन तब इनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने उंगली उठाई और थड़थड़ाती आवाज में बोला, हेलहोर्न्स। जुड और जूलियन ने पलट कर देखा और दोनों की जान सी सूख गई। पूरी हेलहोर्न्स की फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन सभी के जबड़ों से खून निकल रहा था और तभी इनको समझ में आया कि ये जो हेलहोर्न्स की लाशें थी ये किसी गैंग वॉर का शिकार बनी थी। जुड और जूलियन ने अपनी तलवार छोड़ी और अपनी पतलून को गीला करने लगे। एक हेलहोर्न्स को मारना मुश्किल था और ये तो पूरा का पूरा झुंड था। ना वो इनसे लड़ सकते हैं और ना ही इनसे बचकर भाग सकते हैं। लेकिन तभी जुड के दिमाग में एक घटिया आइडिया आया। उसने जूलियन की तरफ देखा और बोला, हमारे बचने का एक ही तरीका है, इनको इसके सामने छोड़ दो। इन ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन बिना कोई वार्निंग के जूलियन ने उसे पैरालाइज स्पेल दिया और इन जमीन पर गिर गया, बिल्कुल लाचार। उसके हाथ और पैर हिल भी नहीं रहे थे। जुड और जूलियन हंसते हुए भाग गए और पीछे से हेलहोर्न जोर जोर से भौंक रहे थे। एंजॉय लूजर, जोन चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। एन का दिमाग अब भी धुंधला था। उसका होश उड़ चुका था। लेकिन तभी एक हेलहोर्न्स ने उसके हाथ पर अपने तीखे दांतों से चबा लिया। वो बेचारा दर्द से इतनी तेज चिल्लाया कि उसका पैरालाइज अटैक भी टूट गया। उसने तुरंत एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हेलहोर्न्स के मुंह पर जोर से मार दिया। मॉन्स्टर पीछे हट गए और उसने अपने बैग निकाला और सारा का सारा खाना हेलहोर्न्स की तरफ फेंक दिया। हेलहोर्न्स ने तुरंत उसके पीछे भागना बंद कर दिया और खाने पे टूट पड़े। एन घायल था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह वो डंजन की एग्जिट तक पहुंचा।
सोचा, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट पॉइंट को देखता है उसका खून खोल जाता है। जून और जूलियन ने एग्जिट गेट को भी ब्लॉक कर दिया था। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे ट्रैप ही नहीं छोड़ा बल्कि एग्जिट गेट भी बंद कर दिया। एन चीख पड़ा। जूड और जूलियन की हंसी हंसना, सॉरी लूजर, लेकिन अगर तू बच गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। एन ने पीछे मुड़कर देखा और हेलोन्स एक बार फिर से उसके पीछे आ रहे थे। उसने एक और एग्जिट गेट ढूंढा लेकिन ये भी डेड एंड निकला। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हेलोन्स की गूंजती हुई आवाज उसके पास आ रही थी। एन समझ गया था कि अब वो मरने ही वाला है। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, काश मैंने एडवेंचर बनने का सपना नहीं देखा होता, काश मैंने एक नॉर्मल लंबी जिंदगी जी होती। पर अब सोचने का कोई फायदा नहीं था। एन ने गहरी सांस ली और पीछे मुड़ने के बजाय उसने दूसरा रास्ता चुना। वो सीधा ही खाई में कूद पड़ा। हवा में गिरते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, मेरी जिंदगी भी एक लूजर की तरह चली गई और लूजर की तरह ही खत्म हो रही है। उसका गिरना और गिरना चलता रहता है और फिर एक जोर से झटका आया। एन जमीन से टकराया। उसका पूरा शरीर छल्ली हो चुका था, खून हर जगह था, वो मरने ही वाला था। तभी एक अजीब सी चीज हुई, लेकिन वो ग्लिच हो रही थी, कभी दिख रही थी कभी गायब हो रही थी, जैसे कोई सपना हो, जैसे कोई इल्यूजन हो। उसने धीरे से एन की तरफ कदम बढ़ाया और एन अभी भी होश में था, लेकिन उसका दिमाग अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। और तभी लड़की ने उसके माथे पर एक हल्की सी किस की और उसी पल एन बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वो एक छोटी सी चमकती हुई मैजिकल झील में था, एक विशाल पेड़ के नीचे। उसने अपने हाथ देखे, सारे घाव, सारी चोटें, सब कुछ गायब हो चुका था। उसने झील के पानी को एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग एकदम झटका खा गया। ये पानी तो एस रैंक आइटम था, वो लेजेंडरी पानी जो किसी भी बीमारी हो या घाव को ठीक कर सकता है। एन की जिंदगी अब बदलने वाली थी। एन बड़े पेड़ को ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि ये वर्ल्ड ट्री है जो कि एंटी माना उत्पन्न करता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि जितना उसे पता था दुनिया का एक लौता वर्ल्ड ट्री बहुत साल पहले मुरझाकर गायब हो चुका था। माना सिर्फ वर्ल्ड ट्री से ही नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो खत्म हो गया तो लोग भी अपनी माना यूज करने लगे। इस वजह से सब लोगों को लगा कि और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। ये पेड़ इतनी गहराई में छुपा था, विश्वास नहीं होता। एन सोचता है और उसका मन भर आता है क्योंकि इस पेड़ ने उसकी जान बचाई थी। वो धीरे से उसके टनों पे हाथ रखता है और उसे शुक्रिया कहता है। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे धीरे से बोल रहा हो। वो आसपास देखता है पर कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद ये कोई भ्रम था। अब उसके पास एक ही रास्ता था, डंजन में और आगे बढ़ने का, ताकि किसी भी तरह वो सरफेस पे पहुंच जाए। जाने से पहले वो एक बार फिर से पेड़ की तरफ देखता है और उसे शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाता है। दूर कहीं एक लड़की जो उसे देख रही थी कुछ बोलने की कोशिश करती है पर शब्दों का साथ नहीं मिलता। एन सोचता है ये जगह इतनी मुश्किल होगी क्योंकि अब तक किसी भी गिल्ड ने इतनी गहराई में कदम नहीं रखा। फिर भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है और इस वजह से वो थोड़ा आराम महसूस करता है। लेकिन तभी एक तेज वार उसके एक कान को काट देता है और वो चौंक जाता है। पर उसके रिएक्ट करने से पहले एक और वार होता है जो उसकी उंगलियां काट देता है। उसके सामने एक एनिक मॉन्स्टर होता है जिसमें ज्यादा ताकत तो नहीं होती, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो आंखों से भी मुश्किल से दिखाई दे। वो इतनी तेजी से अटैक करता है कि एन के पास भागने का कोई मौका नहीं होता। एक के बाद एक तेज वार उसके शरीर पर पड़ते रहते हैं। एन किसी तरह टूटकर वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर आखिरी वार करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी कुछ अचीव होता है और मॉन्स्टर अचानक से रुक जाता है। एन पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो गया था। डंजन का सबसे खतरनाक शरीर, एक भयानक ब्लैक बियर जो कि तुरंत उस छोटे मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। वो उसे छलनी छलनी कर देता है और फिर वो एन की तरफ देखता है और एक ही वार में वो एन का चेहरा पूरा फाड़ देता है। एन चिल्लाने लगता है और दर्द से बिल्कुल बेहोश होने ही वाला होता है। बियर उसे उठाकर जोर से दबाता है कि जिससे कि उसकी हड्डियां टूट जाएं। उसे लगता है कि यही उसका अंत है, लेकिन तभी एक तेज तलवार चमकती हुई होती है और एक ही वार में ब्लैक बियर को गिरा देती है। वो भी मरा हुआ। एन होश खो चुका था पर जाने से पहले उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है। कोई उसके पास खड़ा है। मैंने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि मुझे किसी खास ने कहा था। एन ये सुनता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। जब वो होश में आता है तो वो वापसी से वर्ल्ड ट्री के नीचे होता है। पूरा का पूरा इलाज हो चुका होता है। एन की आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती हैं और जैसे ही वो अपनी नई आंखों से देखता है उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में, एक प्याली चाय हाथ में, मुस्कुराती। उसकी खूबसूरती को देखकर एन बस वहीं का वहीं रुक जाता है, जैसे कि वो कोई जादू हो। वो अभी उस लड़की को देख ही रहा होता है, तभी उसके पास एक छोटी सी लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि उसके बारे में कोई अजीब सोच मत रखना। एन नहीं समझ पाता है कि वो क्या कह रही है और ये छोटी सी लड़की जो बिल्कुल
फ्लैट है, आखिर में एक खूबसूरत लड़की को अपनी बेटी क्यों बोल रही है। लड़की गुस्से में देखती है, मेरी बेटी के लिए ऐसा मत सोचना, ये चाय पियो, ये इसने तुम्हारे लिए बनाई है। उसके कहने से पहले जबरदस्ती वो एन को चाय पिला देती है, लेकिन चाय वाकई में बहुत ज्यादा लाजवाब होती है। तभी एन को पता चलता है कि ये छोटी सी लड़की असल में यूर्सिला वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है, और जो खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी हुई है असल में उसका नाम यूरी है। पर यूर्सिला कह देती है कि उसे किसी की जान बचाने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन यूरी की जिद की वजह से उसने डंजन में आकर इनकी मदद की। इन अब भी इस बात पर अटका हुआ था कि यूर्सिला वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। तभी यूर्सिला एक और सच बताती है कि इस दुनिया में 9 वर्ल्ड ट्री है और हर एक ट्री की अपनी एक गार्डियन है जो कि उसकी सुरक्षा करती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब यूर्सिला बताती है कि यूरी असल में एक इंसान नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री की आत्मा है। यूरी को शुरू से यूर्सिला ने संभाला, इसलिए वो उसे अपनी माँ बुलाती है। इन बिना कुछ सोचे बोल पड़ता है कि यूरी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यूर्सिला तुरंत उसकी तरफ गुस्से में देखती है, अगर तूने उस पर लाइन मारने की कोशिश भी की तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी, जिसे कि मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। ये सुनकर इनको याद आता है कि उसकी आंख तो बियर ने खराब कर दी थी। यूर्सिला उसे समझाती है कि वर्ल्ड ट्री की बॉन्डिंग से उसके घाव भर सकती है, लेकिन उसकी नई आंख नहीं बना सकती थी। तभी यूरी ने चाहा कि इन दोबारा से देख सके और वो भी मजबूत बन सके। इस वजह से यूर्सिला ने एक खास आंख बनाई जो कि वर्ल्ड ट्री की किसी खास हिस्से से बनी है। ये सुनकर इन पूरी तरह से शॉक्ड में आ जाता है और यूरी से पूछता है कि तुम मेरे लिए इतनी चिंता क्यों कर रही हो। यूरी धीरे से मुस्कुराती है और वो कहती है कि क्योंकि तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया था। इन इस बात का मतलब नहीं समझता, पर यूर्सिला उसे समझाती है कि जब यूरी ने उनकी जान बचाई तो किसी ने भी उसका धन्यवाद नहीं किया। इसकी वजह जब उन्हें पता चला कि ये वर्ल्ड ट्री है तो वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इनका एक छोटा सा थैंक यू भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इन फिर से यूरी का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान 2 बार बचाने के लिए, और यूरी हल्की सी लाल पड़ जाती है। लेकिन तभी यूर्सिला उस मोमेंट को बिगाड़ देती है और वो कहती है कि अब तुम जब ठीक हो गए तो हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन यूरी बोल पड़ती है कि अभी नहीं, अगर ये ऐसे ही बाहर गया तो ये फिर से मर जाएगा। यूरी अपनी माँ से गुजारिश करती है कि इनकी मदद करे। वो इतनी जोर से रोती है कि यूर्सिला अपने दिल को नरम कर लेती है। ठीक है, मुझे इस लड़के को बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। यूर्सिला फैसला करती है कि जब तक इन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि वो खुद से डंजन से बाहर निकल सके, जब तक वो उसकी ट्रेनिंग करवाएगी। यूर्सिला बिना किसी वार्निंग के उसे सीधा डंजन में खींच ले जाती है। इन अभी भी ये सोच रहा होता है कि मुझसे ये ट्रेनिंग नहीं होने वाली। यूर्सिला उसे एक अंधेरी कॉरिडोर में ले जाती है और वो कहती है कि आगे देखो। इन अंधेरी की तरफ देखता है और बोलता है कि ये जगह भी मेरी फ्यूचर की तरह बहुत ज्यादा अंधेरी है। यूर्सिला उसे एक बड़ा थप्पड़ मारती है और वो फिर से उसे समझाती है कि उसकी लेफ्ट राइट में वर्ल्ड ट्री की पावर है, अगर वो ध्यान लगाए तो वो सब कुछ देख सकता है। इन ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान यूरी की तरफ चला जाता है और तभी सब कुछ एकदम से उसे साफ दिखने लगता है। यूर्सिला बहुत ही ज्यादा खुश होती है, अब तक की तू बस अपनी आंखों का 1% यूज कर रहा था। पर उसके बाद वो बिना किसी वार्निंग के एक बड़ा सा पत्थर सोए हुए आई बॉल के मॉन्स्टर पर फेंक देती है। मॉन्स्टर गुस्से से जग जाता है और इधर उधर देखने लगता है। यूर्सिला चिल्लाती है, अपनी आंखों का यूज करो, इसके अटैक को डॉज करो। इन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है कि ये कैसा लेसन है, मेरा अप्राइज स्किल ऐसे काम नहीं करता। यूर्सिला उसे गुस्से में देखती है कि ये स्किल वही है, पर जो तेरी आंख में है उसकी वजह से तू स्प्रिट आइज अप्राइज स्किल के नए तरीके को यूज कर सकता है। इन अपनी आंख का इस्तेमाल करता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर उसकी दाएं कान की तरफ अटैक करने वाला है। वो एक्साइटेड हो जाता है, हाँ अब मुझे इसकी मूवमेंट समझ में आ रही है, और फिर सुर मॉन्स्टर उसके कान को काट देता है। इन चिल्ला पड़ता है और यूर्सिला बिल्कुल चिल मोड में होती है और एक बैरियर बना देती है और वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप से उसके कान को हील कर देती है। मैं तुम्हें जितनी बार चोट लगी उतनी बार हील करूंगी, मतलब तू यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर से मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और इस बार इनको अपनी पूरी आंखों का इस्तेमाल करना होता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके बाएं पैर पर अटैक करेगा। वो अटैक को एग्जैक्ट टाइमिंग देकर साइड हो जाता है। यस, मैंने डॉज कर लिया, पर तभी पीछे से एक और बार मॉन्स्टर उसका ध्यान भटकाकर और उस पर एक और वार करता है। यूर्सिला गुस्से में बस एक बार बच गया तो खुद को हीरो समझ रहा है, ध्यान लगा वरना फिर से कान कट जाएगा। पूरा एक हफ्ता इनकी मॉन्स्टर को अटैक डॉज करने में प्रैक्टिस में निकल जाता है। अब वो सिर्फ अटैक को लोकेट ही नहीं, टाइमिंग भी समझ सकता है। लेकिन जैसे ही वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मॉन्स्टर छुपके से अटैक कर देता है। यूर्सिला फिर से उसे गुस्से में देखती है। अब बस पहला ट्रेनिंग सेशन खत्म, अब एन की सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होती है। यूर्सिला एक बार फिर से उसे डांटती है, अब तुझे इस आई बॉल बैट को हराना होगा। एन तुरंत बोल पड़ता है, ये मेरी जॉब क्लास कॉम्बैट से बिल्कुल अलग है। यूर्सिला उसे गुस्से में एक मुक्का मारती है, बकवास बंद कर, और ये ले। वो वर्ल्ड ट्री की एक टहनी उसे तोड़ कर देती है, इसे वेपन की तरह यूज करो और अपने दुश्मन को हरा। एन सोचता है कि जब वो मॉन्स्टर की मूवमेंट को देख सकता है तो उसे हराना आसान होगा, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है उसे एहसास होता है कि उसके अटैक तो मॉन्स्टर तक पहुंच ही नहीं रहे। वो यूर्सिला को देखता है और कहता है, यूर्सिला सामा मेरे अटैक। यूर्सिला उसे घूरती है, अपने अप्राइज स्किल का यूज कर। एन ध्यान से मॉन्स्टर की मूवमेंट को देखता है और तभी बिना किसी वार्निंग के उसकी अप्राइज स्किल अपडेट हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर की हर एक मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर अगली बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, एन उसे एक ही
काउंटर अटैक में जमीन पर पटक देता है और खुद ही हैरान हो जाता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। पर तभी ट्रैप यूर्सिला उसे एक जोर से कराटे चॉप उसके सर पर मारती है। बस एक ही मॉन्स्टर को हरा दिया तो अपने आप को हीरो समझने लगा। अब अगला टास्क है इस फ्लोर के सभी आइवॉल मॉन्स्टर को हराओ। अब तीसरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो। इस मॉन्स्टर को ध्यान से देख। एन उसे देखता है और अब उसकी एबिलिटी चुराने की कोशिश कर। एन शॉक्ड हो जाता है, स्किल चुराना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यूर्सिला गुस्सा करती है, चल जल्दी कर, ध्यान से उस मॉन्स्टर को देख और उससे कॉपी कर। एन तुरंत मना कर देता है, ये तो नामुमकिन है। यूर्सिला है ह्यूमंस के लिए नामुमकिन, लेकिन स्पीड आइज के लिए ये बहुत ही आसान है। एन सोचता है कोशिश करके देखने में क्या बुराई है। वो मॉन्स्टर को घूरता है और एक ही पल में मॉन्स्टर की सुपर एक्सेलरेशन एबिलिटी मिल जाती है। एक पल के लिए उसका दिमाग फटने वाला महसूस होता है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आ गई हो। यूर्सिला तुरंत कहती है अब इस स्किल का यूज करके दिखाओ। एन रेडी होता है, देखते जाओ। वो स्टार्ट पोजीशन में आता है और फिर एकदम तेज से भागता है, जैसे मेरे दोस्त स्कूल में मेरा खाना लेके भाग जाते। पर तभी सब कुछ चौपट हो जाता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि उसकी मसल्स उसका साथ ही नहीं देती और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। यूर्सिला उसके ऊपर हंसती है और वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप से उसे हील कर देती है। दोबारा ट्राई कर। एन अब कंफ्यूज हो जाता है, मेरी बॉडी इस स्पीड को हैंडल नहीं कर सकती। यूर्सिला अब इसलिए तो तुझे प्रैक्टिस करनी होगी कि तेरी बॉडी इस स्पीड को हैंडल कर सके। एक बार वो दोबारा से भागता है, गिरता है। यूर्सिला उसे हील करती है और वो फिर से रिपीट करता है हजारों बार। ये सब होने के बाद एक दिन उसका शरीर उस स्पीड को आदत डाल लेता है। अब यूर्सिला उसके सामने नए चैलेंजेस रखती है। अब तुझे मेरी एबिलिटी को अप्राइज करना होगा। एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मुझे क्या सीखना होगा। और बिना किसी वार्निंग के यूर्सिला एक फायर बॉल सीधा उसके मुंह पर छोड़ देती है। एंड शॉक में चिल्लाता है, ये क्या था। यूर्सिला हंसते हुए कहती है, ये था कि मैं कैसे मैजिक कास्ट करती हूँ। एंड तुरंत अप्राइज स्किल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसे एक फायर बॉल उसके सीधा मुंह पर लगती है और वो फिर से एक मीडियम रोस्ट बन जाता है। यूर्सिला उसका इलाज करती है और फिर से थोड़ी देर बाद फिर से एक और अटैक कर देती है। दूसरी तरफ एन बिना किसी स्पेल कास्ट के फायर बॉल चलाना सीख जाता है, लेकिन जल्दी ही गिर जाता है क्योंकि उसके पास माना बहुत ही कम होती है। अचानक से वर्ल्ड ट्री की एक ड्रॉप यूरी से गिर जाती है और वो तुरंत उसकी माना रिफिल कर देती है और उसकी माना कैपेसिटी भी बढ़ा देती है। एन अपनी ट्रेनिंग लगभग आधे महीने तक करता है और अब वो एक साथ 100 से भी ज्यादा फायर बॉल चला सकता है। साथ ही वो थोड़ा हाई मैजिक भी यूज कर सकता है। यूर्सिला उसे कहती है अब वो अकेले डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसका एक आखिरी टेस्ट होगा। वो उसे एक डेड बियर से लड़ने के लिए लेकर जाते, लेकिन एन अपने पुराने ट्रॉमा की वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन यूर्सिला उसे कहती है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतनी मेहनत कर चुका है, इसलिए उसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। फिर वो उसे सीधा डेड बियर के सामने धकेल देती। एन अपनी फायरबॉल चलाता है, लेकिन उसका बहुत खराब एम होने की वजह से वो अटैक सीधा नहीं लगता। पर उसकी फायरबॉल का धुन का फायदा उठाकर वो अपनी सुपर स्पीड स्किल का यूज करके डेड बियर के पीछे आ जाता है। बियर उस पर हमला करता है, लेकिन एन सुपर अप्राइज स्किल का यूज करके सब कुछ स्लो मोशन में देख लेता है और फिर वो एक पावरफुल विंड स्पेल चलाता है और उसके बाद वो बिना रुके फायरबॉल चलाता रहता है जो कि लगती है और वो एस रैंक मॉन्स्टर को गिरा देता है। फिर वो डेड बियर की एबिलिटी को अप्राइज करता है और उसकी एस रैंक स्टील कटल अब्सॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी पावर देती है। ये सब करने के बाद उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। स्किल अब्सॉर्ब करने के बाद यूर्सिला उसे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, अब वो अकेले ही डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है। फिर वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास लेकर जाती है और वो कहती है कि जाने से पहले वो उसे एक अंतिम गिफ्ट देगी। ये गिफ्ट होता है वर्ल्ड ट्री के बचा हुआ एक स्प्लिट कोर। एन मना कर देता है, वो उसे नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन यूर्सिला उसकी बात नहीं मानती है और जबरदस्ती उसके कोर आइस में ये लगा देती है। एन को इससे कोई फर्क महसूस नहीं होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि एक बेवकूफ इंसान को इस आइस की सच्चाई समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। एन यूरी की तरफ मुड़कर उसको थैंक यू बोलता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। वो पूछता है कि यूरी कहाँ पर है। तभी यूरी की आवाज उसकी आइस में से आती है और फिर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाती है। एन समझ नहीं पाता है ये क्या हो रहा है, तो यूर्सिला उसको बताती है कि उसकी आंख में वर्ल्ड ट्री की स्प्लिट कोर है, जो कि बेसिकली एक छोटा सा वर्ल्ड ट्री रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि अब यूरी उसकी आंखों के अंदर रह सकती है और एन चाहे कहीं भी जाए वो हमेशा उसके साथ रहे। यूरी एक्साइटेड होकर कहती है कि वो अपने वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप से उसकी सारी चोटें और बीमारियों को तुरंत ठीक कर देगी। एन इसके लिए थैंकफुल होता है, लेकिन फिर भी वो यूर्सिला से अलग होने के लिए थोड़ा सा दुखी होता है। लेकिन यूर्सिला बिना किसी वार्निंग के उसे जोर से किक मार देती है। वो चाहती थी कि यूरी किसी भी रैंडम इंसान के साथ ना जाए, लेकिन साथ ही उसे ये भी पसंद है कि यूरी नई दुनिया घूमे और नए दोस्तों से मिले। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो उसे एन के साथ भेजेगी, क्योंकि चाहे वो कितनी भी बेवकूफ हो, लेकिन दिल से वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एन कसम खाता है कि वो यूरी का ध्यान रखेगा। यूर्सिला कहती है कि बेहतर होगा कि तुम अपनी कसम निभाओ। फिर वो उसके हाथ पर एक ग्लोइंग टैटू बनाती है, जो कि इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग स्पेल होता है। उसके बाद वो एक स्प्लिट तलवार को निकालती है, जो कि उसने यूरी की दी गई रॉ मटेरियल से बनाई थी, और कहती है कि उसे अपनी स्टोरेज में डाल ले। लेकिन स्टोरेज में डालने से पहले ही यूर्सिला ने बिना किसी बॉन्डिंग के उसकी सीधी आंख में छुरा घुसा दिया था और मैजिक स्टोन उसके
गले के अंदर खींच दिया। एन चीख कर पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया। यूर्सिला चिल्लाती है कि तेरी लेफ्ट आइज में अब मैजिक स्टोन रिप्लेस हो चुका है, जो कि उन दोनों के बीच में मटेरियल लिंक बना देगी। अब वो कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं और यूर्सिला उसके दिमाग में चल रही हर एक चीज को देख सकती है। फिर वो एक सीरियस टोन में कहती है कि अगर उसने यूरी के साथ ज्यादा क्लोज हुआ या फिर कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे ढूंढ कर मार देगी। ये सुनकर एन थोड़ा पसीना पसीना हो जाता है। फिर वो यूरी से पूछता है कि सरफेस पर पहुंचने के बाद उसका क्या प्लान है। यूरी कहती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। यूर्सिला उसको समझाती है कि जब वर्ल्ड ट्री का कोर डिवाइड हुआ था तो वो 9 पार्ट में टूट गया था और यूरी उसमें से एक है, बाकी वर्ल्ड ट्री उसकी बहनें हैं। एन वादा करता है कि वो पूरी दुनिया घूमकर उसकी बहनों से उसे मिलवाएगा। इसके बाद उनका सफर शुरू होता है। यूर्सिला उसको समझाती है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पावरफुल मॉन्स्टर उसके सामने आएंगे। इन देख लेता है कि अब एस रंग मॉन्स्टर को हराना काफी आसान हो चुका है और उसकी एबिलिटी अब्सॉर्ब करने में सर में दर्द भी नहीं होता क्योंकि यूरी उसे तुरंत हील कर देती है। जल्दी ही वो बॉस के रूम में पहुंच जाते हैं और यूर्सिला उसे समझाती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हराएगा वो नेक्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकता। इन थोड़ा सा डाउट में पड़ जाता है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर अब तक का सबसे पावरफुल दुश्मन होने वाला है। लेकिन यूरी और यूर्सिला की बातें सुनकर वो मोटिवेट हो जाता है और बॉस रूम के अंदर आ जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा डंजन कोर दिखाई देता है। अचानक जमीन पर एक सिंगी कलर चमकने लगता है और उसमें से एक विशाल स्टोन गोलेम बाहर निकलता है। इन तुरंत यूरी से कहता है कि वो वापसी से उसकी आंख में चली जाए और वो बिना किसी डर के गोलेम की तरफ दौड़ पड़ता है। इन आसानी से गोलेम का पहला अटैक से बच जाता है लेकिन अगले ही पर गोलेम उस पर जोर से पंच मार देता है। इन तुरंत अपनी एक्वायर्ड स्किल का यूज करता है जिससे कि उसके हाथ स्टील जैसे मजबूत हो जाते हैं, लेकिन पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसके लेग्स पूरे हिल जाते हैं। यूरी बिना किसी देर के तुरंत उसे हील कर देती है। फिर एन अपने डिसॉल्विंग पोजीशन स्किल का यूज करता है जो कि उसने एक विशाल स्नैप को मारकर हासिल की थी और गोलेम के हाथ पिघला देता है। इससे गोलेम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना सोचे समझे उस पर पावरफुल अटैक करने लगता है। एन मुश्किल से किसी तरह बच पाता है और बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो गोलेम के पास नहीं जा सकता। तभी यूर्सिला उसे कहती है कि वो अपने सबसे पावरफुल स्किल का यूज करे। अब उसके पास इतनी माना है कि वो उस स्पेल को कास्ट कर सकता है। इन बिना कुछ सोचे यूर्सिला की बात मानता है और अपने अटैक का यूज करता है। उसका अटैक सीधा गोलेम पर जाकर लगता है और उसके शरीर को पूरा पिघला देता है। वो हैरान रह जाता है कि वो ऐसा अटैक भी यूज कर सकता है। यूरी उसके शरीर से बाहर आती है और उसे हील करना शुरू कर देती है। एन उसके हाथ को थाम कर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और यूरी थोड़ी सी शर्मा जाती है। यूर्सिला को ये सब ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे कहती है कि रोमांस बाद में करियो, पहले गोलेम को प्रॉपर अपराइज कर। एन गोलेम के बचे हुए रिमेन्स को अपराइज करता है और उसे काफी हाई लेवल डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटी मिल जाती है। यूर्सिला कहती है वो डंजन कोर को भी अपराइज कर सकते। एन थोड़ा सा डाउटफुल होता है ये क्या सेफ होगा या फिर नहीं। तभी यूर्सिला बिना किसी वार्निंग के टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आती है और खुद ही डंजन के कोर को अपराइज कर देती है और पाती है कि ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट कोर जैसा ही है और इससे एन के आइज को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। वो उसे बताती है कि अगर वो और ज्यादा डंजन बॉसेस को हरा सके तो वो नए डंजन कोर को यूज करके अपनी स्प्लिट आइट को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है और ये सुनकर एन एक्साइटेड हो जाता है। इसके साथ ही वो तीनों बॉस के रूम से बाहर निकलते हैं और उसके पीछे से दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यूर्सिला समझ जाती है कि डंजन कोर अब गायब हो चुका है और ये डंजन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो चुका है और यूर्सिला कहती है कि अब कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब उसे वहाँ पे रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो डिसाइड करती है येन और यूरी के साथ जाने का। कुछ समय बाद वो तीनों फाइनली सरफेस पे पहुंच जाते। इस दौरान एक शहर के बीच में एक स्वॉर्डमैन जो जोड होता है वो अपने कुछ एडवेंचर दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है और वो उन्हें एक कहानी बताने लगता है कि कैसे उसकी पार्टी डंजन में हेलोन से गिर गई थी और उन्हें लगता है कि वो वहाँ से जिंदा बच नहीं पाएगा। लेकिन जुड सच को तोड़ मोड़ को कुछ ऐसे ही कहानी सुनाने लगता है। वो सबको ये दिखाने लगता है कि एन ने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि उनकी पार्टी बच सके। वो अपनी बातों में इतना दुख दिखाता है कि दूसरे एडवेंचर उसके लिए सिंपैथी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जुड एन को अपने पीछे खड़ा हुआ देखता है वो अपनी ड्रिंक थूक देता है। वो हैरानी से चीखता है, तू अब तक जिंदा कैसे है? एन एकदम कैजुअली कहता है, मैंने बस मॉन्स्टर को हरा दिया था। ये सुनकर जुड को यकीन नहीं होता और दूसरे एडवेंचर उसे कहते हैं कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसका सवेरे अभी भी जिंदा है। तभी एन सभी को सच्चाई बताता है। वो सभी को बताता है कि जुड और जूलियन ने उसको पैरालाइज अटैक से गिरा दिया था और उसे वहाँ पर मॉन्स्टरों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर सारे एडवेंचर गुस्से में धमक उठते हैं और जो भी हाथ में आता है वो जुड के ऊपर फेंकने लगते हैं। लेकिन एन सभी को रोक लेता है और वो कहता है कि चलो छोड़ो, चाहे जो भी हो, जुड वही पहला इंसान है जिसने उसे अपनी पार्टी में जगह दी थी। फिर वो इसके शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इसके बाद एन, यूरी और यूर्सिला एक नए डंजन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो एक के बाद एक पावरफुल डंजन बॉसों को हरा रहे होते और उसके डंजन कोर को एब्जॉर्ब कर रहे होते। उनका असली लक्ष्य वर्ल्ड ट्री को ढूंढना होता है। लेकिन महीने गुजर जाते हैं और अब तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। एक दिन एक
को डंजन ट्रिप से लौटते वक्त उन्हें दूर से चीखने की आवाज सुनाई देती। तीनों तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर एक कैरेज पर अटैक कर रहा है। एन बिना किसी देरी के मॉन्स्टर का सफाया कर देता है और उनकी एबिलिटी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। दूसरी तरफ यूरी और न्यूसिला घायल सैनिकों को हील करने लग जाती हैं। उसके बाद एन कैरेज के अंदर जाता है और वो एक गुलाबो बाल वाली लड़की को लड़की तुरंत उसे देखकर उस पर फिदा हो जाती है और उसे जोर से पकड़ लेती है और वो एक्साइटेड होकर कहती है मेरा हीरो आ गया। एन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है यार। तभी उसे पता चलता है कि ये लड़की चोल्डिया है, किंगडम की तीसरी प्रिंसेस, और उसके साथ जो आदमी है वो जेस्पर मर्चेंट गाइड का लीडर है। चोल्डिया एन और उसकी टीम को प्लेस में आने का इन्विटेशन देती है ताकि वो उसका प्रॉपर धन्यवाद कर सके। लेकिन जैसे ही वो प्लेस में पहुंचते हैं चोल्डिया बिना किसी शर्म के एन पर अटैक करने लगती है। भाई ये तो पूरी लट्टू हो गई है हमारे मेन हीरो पर। लेकिन उसके पहुंचने से पहले यूरी बीच में आ जाती है और डिक्लेयर करती है कि मैं एन की पत्नी हूँ। एन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। लेकिन असली झटका तब उसे लगता है जब चोल्डिया उसे कैजुअली कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरी पत्नी बनने में। इतना सुनकर यूरी और चोल्डिया के बीच में फुल आर्गुमेंट शुरू हो जाती है कि कौन पहले पत्नी बनेगी और कौन दूसरी पत्नी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मर्चेंट जेस्पर सीधा एन के पास आता है। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। एन एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्या? उसने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जिस पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहता है रिलैक्स, इसके पीछे एक खास वजह है। फिर वो एन और उसके दोस्तों को ट्रेजरी में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे समझाता है कि मुझे जेम स्टोन कलेक्ट करने का शौक है और एन की लेफ्ट राइट एक स्पिरिट कोर है, सबसे रेयर और वैल्यूएबल जेम स्टोन जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर है। फिर मर्चेंट उसको एक कहानी सुनाता है जिसमें असली वर्ल्ड ट्री की बात होती है। वो बताता है कि वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी शक्ति खत्म करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था और उसके बाद वो इस दुनिया से गायब हो गया था। जिस पर कहता है कि वो बहुत सालों से स्प्लिट कोर को ढूंढ रहा है और जब वो मिल गया तो वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है। एन उसका प्रपोजल मना करना चाहता है क्योंकि वो सीधा एक रूरल की तरह है, पर यूजुअली उसको समझाती है कि जिस्पर के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, तो अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसको और भी वर्ल्ड ट्री ढूंढने में आसानी होगी। एन थोड़ा मजबूरी में ही सही पर बात को मान जाता है, पर ये भी कहता है शुरुआत में कि बात दोस्ती तक ही रहेगी। जिस्पर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और वो हंसता है और वो कहता है कि एक दिन एन भी उसकी टीम का प्राउड मेंबर बनेगा। कुछ समय बाद एन और यूरी और यूजिला एक छुपे हुए डंजन में जाने का फैसला करते हैं जो कि उन्हें जिस्पर ने बताई थी। उन्हें उम्मीद होती है शायद वहाँ पर उनकी बहन मिल सकती है। एन अकेला ही डंजन के अंदर चला जाता है, पर अंदर जाके उसको एक डायडन मिलता है। यूजिला बताती है कि दीवार पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक लगा हुआ है जिसे टच करके पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही एन उस स्पेल को टच करता है वो एक बड़े जंगल के बीच में पहुंच जाता है। जंगल को देखकर वो घबरा जाता है और वो कहता है कि डंजन के अंदर एक जंगल कैसे हो सकता है। यूजिला समझाती है ये सब डंजन कोर की वजह से है। डंजन कोर के चोरी होने की वजह से डंजन का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। एन सोचने लगता है इतना बड़ा इल्यूजन सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री ही कर सकता है। तभी उसको अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। यूरी तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाज उसकी बहन की है जिसका नाम पीना होता है। पीना एन के अंदर यूरी से बात करती है और वो बताती है कि उसे देखकर बहुत खुशी हुई और वो उससे लास्ट में डंजन के एंड पर मिलेगी। एन उससे गुस्सा होकर कहता है यूरी इतनी दूर से उससे मिलने आई है तो वो डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर उसे अपने पास बुला क्यों नहीं लेती। पीना कहती है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज नहीं कर सकती तो उन्हें खुद चल के आना पड़ेगा। यूरी बिना किसी शिकायत के मान जाती है। पीना हंसी मजाक में कहती है कि यूरी को तो आराम से बैठ जाना चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड को सारा काम करने देना चाहिए। यूरी ये सुन के शर्मा जाती है। एन उसको कहता है कि वो वापसी उसकी आंख में चली जाए क्योंकि डंजन बहुत खतरनाक हो सकता है और उसे ये रास्ता जल्दी भी पार करना है। पीना उसकी ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ाती है और वो कहती है कि उसने जंगल 100 से भी ज्यादा डेंजरस ट्रैप और मॉन्स्टरों को छुपा रखा है, कोई भी इंसान इस ट्रैप से नहीं बच सकता। और एन बस एक हल्की सी स्माइल देता है और वो कहता है कि चलो देखते हैं। फिर वो सीधा चल पड़ता है और यूर्सिला अपनी एनालाइज को शुरू कर देती है। एन अपनी राइट आइज का यूज करके ट्रैप की लोकेशन को आसानी से जान लेता है और उसे आसानी से डॉज कर लेता है और वो जंगल में स्पीड से भागने लगता है। पीना ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि कम से कम प्रेडिक्ट तो कर लो कि तुम्हें मुश्किल हो रही है, मैंने इतनी मेहनत से ये ट्रैप लगाए थे। यूरी बताती है पीना को नई चीजें और लोगों को परेशान करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। एन बिना किसी झिझक के कहता है कि उसका ये एंटरटेनमेंट किसी की जान भी ले सकता है। पीना बस हंसकर कहती है कि वो किसी की कातिल नहीं है, वो हमेशा लोगों को तब तक बाहर बेचती रहती है जब तक वो ट्राई करते रहते हैं और वो उसके लायक नहीं बन जाते। फिर वो एक और धमकी देती है अगले राउंड में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आने वाले, एन को अभी भी हार मान लेनी चाहिए। एन बस एक तेज स्माइल देता है और वो कहता है कि वो किसी भी हालत में यूरी को खुश करेगा। इतनी ही देर में एक एस रैंक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और मॉन्स्टर अपनी स्लीपिंग पोलों का यूज करने लगता है, पर एन के पास ऑल एलिमेंट रेसिस्टेंट होता है और उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। बिना ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एन बिना वक्त गुजारे अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो उसकी अपराइजिंग करता है ताकि वो उसकी स्किल को कॉपी कर सके। उसको पता चलता है कि उसकी यूनिक स्किल के थ्रू वो किसी भी प्लांट और सीड्स को जनरेट कर सकता है। वो सोचता है ये स्किल काफी ज्यादा
ज्यादा यूजफुल हो सकती है। पर तभी कुछ उसके सर पर गिरता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, उसको मारने वाला दिख क्यों नहीं रहा। यूर्सिला समझाती है यहाँ के मॉन्स्टर स्टाफ स्किल का यूज कर रहे हैं, इसलिए वो दिख नहीं रहे हैं। पीना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि एन को हेडशॉट लगने के बावजूद भी वो सीधा कैसे खड़ा हुआ है। एन हंसी में कहता है कि उसके पास सरप्राइज अटैक नलिफिकेशन है, इसलिए इस तरह के अटैक उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और पीना और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, यूर्सिला छुपे हुए मॉन्स्टर के लोकेशन डिटेक्ट कर लेती है। एन बिना कुछ सोचे ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और सभी मॉन्स्टरों को एक ही सेकंड में कुचल देता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और इस बार वो एक नहीं 2 एसरेंग मॉन्स्टर को भेजती है। पर एन अपनी सुपर स्पीड का यूज करता है और एक ही सेकंड में उन दोनों को मार देता है। पीना जब ये देखती है कि एन इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो फाइनली हार मान लेती है। दूसरी तरफ जुड, जो पहले इनकी पार्टी में था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। गिल्ड में सब लोग उससे दूर भाग रहे हैं और जूलियन भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो बिल्कुल लाचारी थी और जुड ने उसे फोर्स किया था ताकि वो एन को पैरालाइज कर सके। गिल्ड के कुछ बेवकूफ उसकी बात भी मान लेते हैं और जुड को गिल्ड से निकाल दिया जाता है। वो गुस्से में चीख पड़ता है कि सब कुछ एन की वजह से हुआ है, अगर वो चुपचाप मर जाता तो ये सब नहीं होता। वो बेइज्जती से गुस्से में एक हाई डेफिनेसी टेस्ट लेने का फैसला करता है ताकि वो अपनी रेपुटेशन को वापसी बना सके। उसका टारगेट होता है सी रैंक मॉन्स्टर को मारना, जो कि उसी डंजन में छुपा हुआ है जिसमें पीना है। जैसे ही वो दीवार पर हाथ रखता है तो उसके सामने टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। अगले ही पल वो भी डंजन में आ जाता है और वो सोचता है कि पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ढूंढने चाहिए। जो जैसे ही डंजन में एंट्री करता है वो तुरंत एक ट्रैप में फंस जाता है और नीचे गिरते हुए वो सोचता है कि अब तो भगवान से मिलने का टाइम आ गया। पर जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो एकदम से वापसी पुराने डंजन में पहुंच जाता है। उसको एक आवाज सुनाई देती है पीना की। वो हंसते हुए कहती है उसके डंजन में कोई भी मर नहीं सकता है और जैसे ही कोई सीरियस डेंजर होगा वो उसे तुरंत बाहर भेज देगी, इसलिए वो जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकता है। जुड़ी सुनकर सोचता है कि ये तो उसके लिए गोल्डन चांस है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी इज्जत वापसी ला सके। वो बार बार डंजन में एंट्री करता रहता है और बार बार नए नए ट्रैप में फंसता रहता है, घायल होता रहता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। जल्दी उसके सामने एक बड़ा सा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर आ जाता है। वो अपनी ग्लोरी के लालच में बिना कुछ समझे उस पर अटैक कर देता है, पर ये मॉन्स्टर उसकी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। सिर्फ एक हल्का सा धक्का उसको बहुत दूर जाके फेंक देता है। पीना हंसते हुए कहती है कि उसको अब सरेंडर कर देना चाहिए वरना वो वैसे भी उसे बाहर भेज देगी, पर जो गुस्से में आकर मना कर देता है। मॉन्स्टर बिना किसी दया की उसकी चोट लगी हुई हाथ पर अपना पैर रख देता है और उसे पूरी तरह से कुचल देता है। जूड दर्द से चीखने लगता है और मॉन्स्टर एक और अटैक करने वाला होता है और वो अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पर तभी एक तलवार चमकती है और एक ही सेकंड में क्रोकोडाइल का सर धड़ से अलग हो जाता है। जूड हैरानी से देखता है कि एक पावरफुल एडवेंचर उसके सामने खड़ा है जो कि एक ही बार में मॉन्स्टर को मार चुका है। उसकी बैग देखकर लगता है कि शायद वो कोई रेयर जॉब क्लास या हाई रैंक का एडवेंचर होगा, पर जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जूड शौक में चिल्ला पड़ता है और कहता है कि गार्बेज पिकर इतने पावरफुल मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। एन सिर्फ एक छोटी सी स्माइल देता है और वो कहता है कि बस थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। फिर वो जूड की चोटों को देखता है और उसे हील करने के लिए कहता है। यूरी उस पर होली वाटर फेंकती है और उसे एक ही सेकंड में हील कर देती है। जूड का दिमाग और भी ज्यादा घूमने लगता है, पर इससे पहले कोई सवाल पूछे एन अपने मैजिक का यूज करके उसे सुला देता है। फिर वो पीना से कहता है कि इसे तुरंत बाहर भेज दो। इतना कुछ होने के बाद वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी स्पीड को बढ़ाकर सीधा बॉस रूम में पहुंच जाता है। पीना हंसकर कहती बॉस रूम में मैं इंतजार कर रही हूँ। एन को टेंशन होने लगती है अगर उसने बॉस रूम को हरा दिया तो कहीं वर्ल्ड ट्री का रास्ता हमेशा के लिए बंद ना हो जाए, पर यूर्सिला उसको समझाती है जब तक डंजन कोड सेफ है ऐसा कुछ नहीं होगा। एन ये सुनकर बिना किसी डर के बॉस के रूम में एंट्री करता है। रूम के अंदर एंट्री करते वो फिर से पूरा का पूरा जंगल देखता है। अचानक से जमीन हिलने लगती, एक तुरंत हवा का झोंका आता है। वो देखता है कि जमीन के नीचे एक विशाल टर्टल है। एन के ऊपर टर्टल का पैर गिरने वाला होता है पर बिल्कुल भी उसको चोट नहीं लगती। तभी उसको समझ में आता है कि ये जाइंट टर्टल बस सिर्फ एक इल्यूजन है और वो तुरंत अपने स्पेशल स्किल का यूज करके इल्यूजन को तोड़ देता है और असली बॉस मॉन्स्टर सामने आता है, एक छोटा सा प्यारा सा बेबी टर्टल। यूर्सिला हैरानी से बोलती है कि तुझे कैसे समझ में आया? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये क्या था। एन उस छोटे से टर्टल को उठाता है और अपनी अपराइज स्किल का यूज करता है। डिस्क्रिप्शन को देखकर यूर्सिला ऑलमोस्ट चौंक पड़ती है। ये तो 4 महा क्रिएटर डिवाइन बीस्ट में से एक संतान है। एन कंफ्यूज हो जाता है। यूर्सिला समझाती है कि 4 डिवाइन बीस्ट उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि एक ओरिजिनल वर्ल्ड ट्री होता है। तभी पीना बोलती है चलो ट्राई क्लियर करना है तो बस मॉन्स्टर को हराओ। मॉन्स्टर को हराने के बाद एन पीना और यूरी को देखता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती है एक दूसरे से मिलकर। ये देखकर एन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर पीना यूर्सिला से पूछती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैं यहाँ डंजन में बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। एन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ बोल देता है। तभी बेबी टर्टल जो अभी तक के एन के शोल्डर पर बैठा था नीचे उतरता और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं रहीम हूँ, पीना की गार्डियन और डिवाइन बीस्ट की बेटी। इंट्रोड्यूस करवाती है अपने आप को। एन शौक में आ जाता है पर उससे ज्यादा शौक में यूर्सिला होती है। एकदम से स्पिरिट टीचर की तरह उससे सीधी खड़ी हो जाती है और रहीम को फुल एक्सपेक्ट देने लगती है। एन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये तुम क्या कर रही हो? यूर्सिला दबी आवाज में कहती है इससे परमिशन लिए बिना पीना यहाँ से नहीं जा सकती है। एन तुरंत रहीम के सामने घुटने टेक देता है।
है हमें परमिशन दे दो प्लीज। नहीं बस हंसकर परमिशन दे देती है और सिर्फ इतना ही नहीं वो एक स्टेज स्टोन एन को देती है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है और दुनिया देखनी है। वो ये कहती है। यूर्सिला बस एक गहरी सांस लेती है और ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अगली सुबह जिस पर एन को लेकर एडवेंचर गिल्ड पहुंचता है, एन थोड़ा सा नर्वस होता है। इतने बड़े आदमी के साथ आने का एक अलग ही प्रेशर होता है, लोग कहीं ऐसा ना सोचे कि मैं किसी रिच शुगर डैडी हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचता है, जिस पर उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। कॉन्फिडेंट रहो, आज सबको तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। जैसे ही वो अंदर जाता है एक लड़की उसका स्वागत करती है। वो गिल्ड मास्टर को बुलाने वाली होती है पर जिस पर हाथ उठाकर मना कर देता है। आज मैं किसी ऑफिशियल काम से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के आइटम बेचने में मदद करने के लिए आया हूँ। लड़की एन की तरफ देखती है और उसके एडवेंचर लाइसेंस को देखते ही गुस्से से बोल पड़ती है, क्या तुम एक एफरेंग एडवेंचर हो? तुम किसी भी मॉन्स्टर को हंट नहीं कर सकती, ये तो एक मजाक है ना। गिल्ड के अंदर बाकी सभी लोग एन पर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो जिस्पर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सभी बातों को सुनकर एन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी जिस्पर उसे कहता है कि सबको दिखाओ कि उसके पास क्या है। एन अपनी इन्फिनिटी स्टोरेज से मॉन्स्टर ड्रॉप निकालता है। वो ये सब देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये वो आइटम है जिनके बारे में उन्होंने बस सुना था ना कि देखा था। उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक एफ रैंक एडवेंचर इन सारे आइटम को कलेक्ट कर सकता है, इसलिए सब उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं। ये सब सुनकर एन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका सेल्फ स्टीम टाइटैनिक की तरह डूब रहा हो। उसे लगता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी एक टॉम बॉय मेगेन वहाँ पर आती है और सबको चिल्लाने लगते हैं। किसी को भी उसके नाम के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। सब लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर मेगेन होती है। उसका गुस्सा देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। मेगेन तुरंत समझाती है कि एन की आंखों में कुछ अलग है। तभी वो लड़की भी कंफर्म करती है कि ये सारे आइटम असली है, जिस पर सभी को अनाउंस करता है कि ये सारे मॉन्स्टरों को हंट एन ने किया है। वो इस बात की पूरी पर्सनल गारंटी लेता है। वो लड़की तुरंत एन से माफी मांगती है और मेगेन भी उसे कहती है कि लड़की को माफ कर दो, क्योंकि उसने बस उसे एफ रैंक एडवेंचर समझकर जज कर लिया था। इतना सुनकर एन को अच्छा लगता है और वो मेगेन को थैंक यू बोलकर मुस्कुराता है। ये देखकर टॉम बॉय मेगेन उसे इंटरेस्ट लेने लगती है और वो बस हंसकर कहती है कि एन बहुत ही ज्यादा क्यूट है, वो चाहे तो मेगेन का बॉय टॉय बन सकता है। एन ये सुनकर पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। मेगेन उसे कहती है अच्छे से सोच ले क्योंकि आगे चलकर उन दोनों की मुलाकात होती रहेगी। ये कहकर वो अपने ऑफिस में चली जाती है। वो लड़की एन से कहती है कि वो थोड़ा रुक जाता कि उसके आइटम की एस्टिमेट निकाल सके। तभी जिस पर कहता है कि एन के हिडन डंजन के आइटम भी देखने चाहिए। ये सुनकर वहाँ के एडवेंचर शॉक्ड हो जाते हैं कि एन ने एक हिडन डंजन को भी क्लियर कर लिया और सब उसको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। पर एन को यह टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में जब एन गर्म पानी के ट्यूब में रिलैक्स कर रहा होता है तभी अचानक से यूरी उसके बगल में आ जाती है। ये देखकर एन पैनिक हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी किसी लड़की को बिना कपड़े के नहीं देखा था। पीना भी अपनी बहन यूरी के पीछे आती है और मजाक करने लगती है कि एन की तीसरी पैर यूरी को देखकर रिएक्ट कर रही है और यूरी को भी छेड़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर यूर्सिला आ जाती है। एन तुरंत ये देखकर वहाँ से बाहर आ जाता है ताकि उसे ज्यादा शर्मिंदगी ना हो जाए। बाहर जाकर उसे कीरा दिखती है जहाँ वो रिलैक्स कर रही होती है। वो एन को थैंक यू बोलती है कि उसने आज तक पीना को इतना खुश नहीं देखा। एन उसे कहता है कि अब वो बाकी 6 बहनों को भी ढूंढने वाला है। पर ये सुनकर कीरा उदास हो जाती है और वो कहती है कि बहन 6 नहीं बल्कि 7 है। ये सुनकर एन शॉक्ड हो जाता है। कीरा उसे समझाती है सबसे पुराना वर्ल्ड ट्री इस दुनिया से गायब हो चुका है पर उसका स्प्लिट कोर अभी भी पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। कीरा को पूरा कीन होता है कि क्या ना जो वर्ल्ड ट्री की स्प्लिट है वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने गार्डियन के साथ जिंदा है। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी नहीं पता कि उसे ढूंढना कहाँ पर है। अगले दिन एन एक अच्छे मूड में उठता है और वो सोचता है कि उसे बाकी वर्ल्ड ट्री ढूंढने की तलाश शुरू कर देनी चाहिए और वो जिस्वर के ऑफिस जाता है उससे बात करने के लिए। पर वहाँ जाकर वो देखता है कि टॉम बॉय मेगेन भी वहाँ पर है और उसके पास उसके लिए एक खास काम है। मेगेन बताती है कि उसका मिशन एक बहमत नाम के मिस्ट्री डंजन को मारना है। ये डंजन बहुत साल पहले डीमन लॉर्ड ने बनाया था और जब वो डीमन लॉर्ड गायब हुआ तो डंजन भी उसके साथ गायब हो गया था, लेकिन फिर से वो दिखाई दिया है। मेगेन चाहती है कि एन उस एसएस रैंक मॉन्स्टर को खत्म करे, जिस पर ये साफ कह देता है कि ये मिशन तुम्हारी जान भी ले सकता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अगर एन इस मिशन को रिजेक्ट कर दे, पर बिना किसी हेजिटेशन के वो इस टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। मेगेन उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके सक्सेस की दुआ करती है। अगले दिन एन उस जगह पर आता है जहाँ पर मेहमत को देखा गया। यूर्सिला उसे बताती है कि ये एक एंटीसिन डेंजन है जो कि माना को अब्सॉर्ब कर लेता है और ऐसे मैजिक बुलेट को फायर करता है जो कि एक स्पेस तक को चीर सकती है। वो बताती है बहमत दिन में जमीन में छुपा रहता है। उसे बाहर निकालने के लिए एन अपनी तलवार को समन करता है और अपने अल्टीमेट स्पेल का यूज करता है। जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और गुस्से से बहमत बाहर आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, किसने मेरी सुकून भरी नींद को डिस्टर्ब किया। जब उसकी नजर एन पर पड़ती है तो उसे लगता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है, पर जो भी इसने स्पेल चलाया था वो देखकर बहमत शॉक्ड हो जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल था। उसे याद आता है कि जब से वो पैदा हुआ वो तो ओपी है क्योंकि उसे खुद डीमन लॉर्ड ने बनाया था। वो हमेशा से एक ऐसे अपोनेंट की तलाश में था जो उसे एक जबरदस्त फाइट कर सके और उसे थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी है। वो एन से पूछता है तू कौन है। एन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं वो हूँ जो
तुझे मारने आया है। ये सुनकर बेहमद हंसने लगता है, मैं डीमन लॉर्ड का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर हूँ। एंड कैजुअली कहता है, अगर तू इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो डेमन लॉर्ड भी कुछ खास नहीं होगा, मैं उसे भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर बेहमद गुस्से से फट जाता है। वो हर इंसल्ट को सह सकता है पर कोई भी उसके मास्टर का मजाक उड़ाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुरंत अपनी पावरफुल मैजिक बुलेट से फायर करता है पर एन उसे आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो तेज स्पीड से बेहमद की तरफ बढ़ता है और एक ही तलवार में उसका हाथ काट देता है। बेहमद शॉक्ड हो जाता है कि उसने ये कैसे किया और वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का सोचता है। वो जमीन के अंदर चला जाता है और सीधा एन के नीचे सरफेस पर होता है। एक ही सेकंड में वो एन को अपने बड़े से मुंह में निगल लेता है। उसे लगता है कि अब बैटल खत्म हो गई, पर अगले ही पल उसका मुंह जोर से ब्लास्ट हो जाता है और वो हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। फिर भी ये सब होने के बावजूद बेहमद अभी भी होश में था। बेहमद अब समझ गया था कि ये उसकी पहली और आखिरी बार है। उसने सिर्फ इस वजह से एन को अंडर एस्टिमेट किया था क्योंकि वो एक इंसान था और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ से एन का डीमन किंग को मारने का सफर चालू होगा। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।